दोस्तों, राजस्थान की बेहतरीन कहानियों में से एक है बिंजा और सोरठ। आपने इस कहानी के पहले भाग में बहुत प्यार दिखाया और आपकी जबरदस्त मांग को देखते हुए हम बिना देर किए आज इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आए हैं। अगर किसी ने अब तक इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुने, क्योंकि यह कहानी बेहद रोमांचक और दिलचस्प है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके दिल में बस एक ही नाम बस जाता है, बिंजा और सोरठ। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सूरज ढलते ही किले की प्राचीर पर हलचल बढ़ गई। पिछली घटनाओं की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। राजमहल के दरबार में बिछी लाल कालीन पर अब भी खून के धब्बे थे, जहां सोरठ ने अपनी तलवार से उस निर्दयी सेठ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा थी। सोरठ का नाम अब सिर्फ एक राजकुमारी का नहीं, बल्कि एक योद्धा का प्रतीक बन चुका था। राजमहल के भव्य कक्षों में आज एक विचित्र सा माहौल था। दरबार में सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। बिंजा और सोरठ की विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन इस खुशी के बीच कुछ लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे। कुछ छुपे हुए चेहरों पर साजिशों के संकेत साफ दिख रहे थे। ये वे लोग थे जो इस बात से दुखी थे कि अब इस राज्य की सत्ता बिंजा और सोरठ के हाथों में जाएगी। उन्होंने अपने दिलों में यह तय कर लिया था कि किसी भी हाल में इस राज्य से इन दोनों को दूर करना होगा, ताकि वे खुद को राज्य के सिंहासन पर देख सके। इस राज्य की राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक व्यक्ति था, जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, जो दरबार के भीतर कई सालों से अपनी कुटिल योजनाओं को पोषित कर रहा था। वह जानता था कि यह स्थिति उसके लिए एक अवसर हो सकती है। उसके मन में खतरनाक इरादे थे और उसने अपना अगला कदम उठाने के लिए एक योजना तैयार की थी। वीरेंद्र ने सुल्तान यजीद खान के राज्य के बारे में विचार किया। यजीद खान का राज्य, जो पास के क्षेत्र में स्थित था, बहुत शक्तिशाली था। सुल्तान के पास बड़ी सेना और राजकीय संसाधन थे। वीरेंद्र ने सोचा कि यदि वह यजीद खान से मदद लेकर बिंजा और सोरठ को इस राज्य से दूर कर सके तो वह इस राज्य पर कब्जा कर सकता है। वीरेंद्र का अगला कदम सुल्तान यजीद खान से मिलकर उसकी मदद मांगना था। वह जानता था कि यजीद खान के दिल में भी महिलाओं के प्रति एक बड़ी कमजोरी है, खासकर सुंदरता के प्रति। उसे यह भी पता था कि सुल्तान किसी भी सुंदर राजकुमारी को अपने हरम में शामिल करने के लिए अपनी सत्ता का कोई भी हिस्सा बेचने को तैयार हो सकता है। उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए यजीद खान के दरबार में जाने का निर्णय लिया। वीरेंद्र वहां पहुंचा और सुल्तान से मिलने के लिए विशेष रूप से बुलवाया गया। वह सुल्तान के दरबार में नतमस्तक हो गया और धीरे से सुल्तान के पास पहुंचा। उसकी आंखों में चालाकी की झलक थी, लेकिन उसने बड़े सम्मान के साथ अपनी बात शुरू की। सुल्तान यजीद खान ने अपनी आंखें तिरछी कर उसे देखा और फिर धीरे से बोला, तुम क्या चाहते हो वीरेंद्र? क्या प्रस्ताव लाए हो तुम मेरे पास? वीरेंद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सुल्तान, मेवाड़ राज्य में एक राजा है, राजा जय सिंह। वह अब एक पुराने शासन का प्रतीक बन चुका है और उसकी शक्ति सीमित हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि अगर आप उस राज्य पर आक्रमण करते हैं तो उसे आसानी से जीत सकते हैं। मेरी मदद से आप उस राज्य को अपने कब्जे में ले सकते हैं और मुझे वह राज्य सौंप सकते हैं। सुल्तान यजीद खान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह वीरेंद्र की बातें सुनने के बाद कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि मेवाड़ राज्य की स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे एक सवाल था, ठीक है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वीरेंद्र ने बड़ी चालाकी से कहा, सुल्तान, इस राज्य में एक राजकुमारी है जिसका नाम सोरठ है। वह इतनी खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता का कोई माप नहीं है। वह हर किसी के दिल में अपने रूप के जादू से बस जाती है। अगर आप उस राज्य को जीतते हैं तो यह राजकुमारी सोरठ आपके हरम में आ जाएगी। अगर आप चाहें तो उसे अपनी दासी भी बना सकते हैं। सुल्तान यजीद खान की आंखों में चमक आ गई। उसकी सोच में एक हलचल सी मच गई। उसने अपने भीतर एक गहरी लालसा महसूस की। वीरेंद्र की बातें सुनकर सुल्तान का दिल सोरठ की सुंदरता के बारे में सोचने लगा। क्या सच में कोई इतनी सुंदर हो सकती है? उसके बारे में वीरेंद्र की बातें बहुत आकर्षक थीं। सुल्तान का मन अब सिर्फ इस सुंदरता को अपने पास लाने की सोचने लगा था। उसने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातों में कुछ तो है,
मैं तुम्हारी योजना को मानता हूं, लेकिन तुम यह जान लो कि मुझे इस सौदे के बदले सोरठ चाहिए। अगर मैं मेवाड़ राज्य जीतता हूं तो सोरठ मेरी होगी। वीरेंद्र ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुल्तान, आप सही समझ रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो सोरठ आपकी ही होगी। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है। आप उसे अपने हरम में रखकर अपनी शाही जीवन शैली को और भी शाही बना सकते हैं। सुल्तान यजीद खान ने वीरेंद्र की योजना को मंजूरी दे दी, लेकिन उसके मन में अब केवल सोरठ की सुंदरता के बारे में विचार चल रहे थे। उसे लगता था कि वीरेंद्र ने अगर सोरठ की इतनी तारीफ की है तो वह सच में उतनी ही खूबसूरत होगी जैसा वह कह रहा है। अब वीरेंद्र और सुल्तान की मिली भगत से एक नई साजिश का जन्म हुआ था और यह राज्य के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। सुल्तान यजीद खान का मन अब पूरी तरह से सोरठ की सुंदरता में बसा हुआ था। वह दिन रात उसी की कल्पनाओं में खोया रहता था। उसने पहले सोचा था कि वह वीरेंद्र की मदद से मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करेगा, लेकिन अब उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, सोरठ। उसकी सुंदरता ने सुल्तान को इतना मोहित कर लिया था कि उसने तय किया कि वह युद्ध करने से पहले खुद सोरठ को देखेगा। उसकी शाही ताकत और रणनीतियां अब उसकी खूबसूरत आदर्श को पाने के आगे फीकी लगने लगी थीं। सुल्तान ने एक गहरे विचार में डूबते हुए यह निर्णय लिया कि वह वेश बदलकर राजमहल जाएगा, ताकि उसे बिना किसी पहचान के सोरठ से मिल सके। उसे यह समझ में आ गया था कि सीधे तौर पर जाकर सोरठ को देखना और अपने इरादे जाहिर करना एक खतरनाक कदम हो सकता था। इसलिए उसने खुद को एक व्यापारी के रूप में ढालने का निर्णय लिया। वह अपनी शाही पोशाक को छोड़कर सामान्य कपड़े पहनने लगा और एक साधारण व्यापारी की तरह तैयार हुआ। एक दिन सुल्तान यजीद खान अपने दरबार से निकलकर मेवाड़ राज्य के राजमहल की ओर बढ़े। वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसकी शाही पहचान छिपी हुई थी और वह केवल एक व्यापारी के रूप में दिखाई दे रहा था। मेवाड़ के राजमहल में प्रवेश करते समय सुल्तान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसकी योजना को सफल बनाने के लिए उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। राजमहल में पहुंचते ही सुल्तान की नजरें सबसे पहले राजकुमारी सोरठ पर पड़ी। वह जैसे ही सोरठ को देखता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सोरठ की सुंदरता को देखकर सुल्तान पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई लालसा जग उठती है। वह सोरठ की हंसी, उसकी चाल, उसकी आंखों के चमकते हुए आसमान जैसी रोशनी सब कुछ देखता है और सोचता है कि वह अब किसी भी कीमत पर सोरठ को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। उसकी आंखों में अब केवल सोरठ का चेहरा दिखता था। बाकी सभी चीजें और योजनाएं जैसे महत्वहीन हो गईं। वह सोरठ की सुंदरता में इस हद तक खो जाता है कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कुछ भी एहसास नहीं होता। जैसे जैसे वह सोरठ को देखता है, उसका मन करता है कि वह तुरंत सोरठ को अपने पास बुलाए और उसे अपने राज्य में ले जाए। सुल्तान का मन उग्र और लालसा से भरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान सामने आ जाए। सुल्तान वापस अपने राज्य लौट आता है, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से सोरठ में ही अटका रहता है। वह अपने राज्य के शासन और कामकाज से अब पूरी तरह से अप्रभावित हो चुका था। उसकी सारी सोच, सारी योजनाएं अब केवल सोरठ को पाने के इर्द गिर्द घूमती थीं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि वह सोरठ को कैसे अपनी तरफ मोड़ेगा। कुछ दिन बाद सुल्तान यजीद खान ने अपनी योजना को एक नए मोड़ पर पहुंचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाया। उसने एक बड़े पत्थर पर एक संदेश लिखवाया, जिसमें उसने लिखा था, राजकुमारी सोरठ को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे राज्य का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। यह संदेश एक खतरनाक और धमकी भरा पत्र था, जो उसने अपने सबसे विश्वसनीय आदमी के माध्यम से राजमहल भेजवाया। पत्थर पर लिखा हुआ यह संदेश राजा जय सिंह के पास पहुंचा और वहां खलबली मच गई। जैसे ही राजा जय सिंह ने यह पत्र पढ़ा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि अब उसकी समस्या और भी बढ़ने वाली थी। यह पत्र किसी युद्ध की शुरुआत का संकेत था, जो उसे हर हाल में रोकना था। राजकुमारी सोरठ और बिंजा, जो अभी तक अपनी सफलता और खुशियों में मग्न थे, अब इस पत्र को पढ़कर बहुत चिंतित हो गए। सोरठ का दिल डर से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस हद तक नीचे गिर सकता है, कि सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए इतनी घातक धमकी दी जाए।
राजकुमारी सोरठ और बिंजा दोनों यह सोच रहे थे कि आखिरकार सुल्तान ने यह खतरनाक कदम क्यों उठाया और अब उनका क्या करना चाहिए। इस पत्र ने पूरी राजमहल को एक नई चिंता में डाल दिया था और सभी को यह एहसास हो गया था कि अब राजकुमारी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। राजा जय सिंह ने तुरंत अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह भी यह जानता था कि सुल्तान यजीद खान एक बहुत शक्तिशाली और चतुर शासक है। यह खतरा अब केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सोरठ की सुरक्षा और मेवाड़ राज्य के अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या सोरठ फिर से बिंजा से जुदा हो जाएगी? क्या बिंजा और सोरठ की किस्मत में सिर्फ दूर रहना ही लिखा है? सुल्तान यजीद खान अब किसी भी कीमत पर राजकुमारी सोरठ को हासिल करना चाहता था। उसकी दीवानगी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपने विशाल साम्राज्य की लाखों की सेना को एकत्र किया और मेवाड़ की ओर कूच कर दिया। उसकी सेना के कदमों से धरती गूंज उठी, युद्ध के नगाड़े बजने लगे और उसके सैनिकों की गर्जना ने आसमान को भी कंपा दिया। यजीद खान के दिल में कोई दया नहीं थी। वह बस एक ही बात सोच रहा था, सोरठ मेरी होगी, चाहे इसके लिए पूरा मेवाड़ क्यों न जल जाए। राजा जय सिंह अपने महल में इस खबर से विचलित हो उठा। यजीद खान की विशाल सेना की खबर उसे डरा रही थी। वह जानता था कि मेवाड़ के सैनिकों की संख्या यजीद की सेना के सामने बहुत कम थी। उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं यह युद्ध उसके राज्य के विनाश का कारण न बन जाए। लेकिन दूसरी ओर बिंजा, जो सोरठ से बेहद प्रेम करता था, डरने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि सोरठ को बचाने के लिए उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। बिंजा की सेना छोटी थी, लेकिन उसमें जोश और जज्बा अपार था। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और अपने दिल में संकल्प किया, या तो मैं इस युद्ध में विजयी होकर सोरठ को बचाऊंगा या फिर रणभूमि में वीरगति प्राप्त करूंगा। जैसे ही यजीद खान की सेना मेवाड़ की सीमा में पहुंची, युद्ध का बिगुल बज उठा। युद्ध भूमि तैयार थी। राजा जय सिंह और बिंजा ने अपने सैनिकों को रणभूमि में उतार दिया। देखते ही देखते दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से पूरा आकाश गूंज उठा। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी और बाणों की वर्षा से आसमान काला हो गया। यजीद खान के सैनिकों ने अपनी विशाल सेना के बल पर हमला तेज कर दिया, लेकिन वे राजस्थान की भूमि के सच्चे योद्धाओं से अनजान थे। राजस्थान हमेशा वीरों की भूमि रही है और यहाँ के योद्धा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। जब यह खबर अन्य राजपूत राजाओं तक पहुंची कि एक मुस्लिम सुल्तान जबरदस्ती राजस्थान की राजकुमारी को ले जाना चाहता है, तो पूरा राजस्थान एक हो गया। अलग अलग रियासतों के राजपूत योद्धा अपनी सेना के साथ राजा जय सिंह के समर्थन में आ गए। अब यह सिर्फ बिंजा और जय सिंह का युद्ध नहीं था, बल्कि पूरे राजस्थान का युद्ध बन चुका था। राजपूतों की एकजुटता ने यजीद खान की सेना को चौंका दिया। बिंजा इस युद्ध का नायक बन चुका था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने तेज तलवार से यजीद खान के सैनिकों को गिरा रहा था। उसका पराक्रम देखकर राजस्थान के अन्य योद्धाओं का जोश और बढ़ गया। वह अकेले ही यजीद के कई बड़े सैनिकों को मार गिरा चुका था। यजीद खान अब खुद युद्ध में उतर आया। उसकी तलवार भीषण थी, उसका क्रोध भयानक था। वह बिंजा को हर हाल में खत्म करना चाहता था। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें आपस में टकराईं, घाव लगे, खून बहा, लेकिन बिंजा ने हार नहीं मानी। एक निर्णायक क्षण में बिंजा ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई और यजीद खान को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यजीद घायल होकर अपने घोड़े से गिर पड़ा। उसकी सेना के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सुल्तान का घायल होना पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाला था। यजीद खान की सेना का मनोबल टूट गया और वे पीछे हटने लगे। राजपूत योद्धाओं ने उनका पीछा किया और उन्हें खदेड़ दिया। राजस्थान की भूमि फिर से अपने वीरों की रक्षा में सफल रही। जब युद्ध समाप्त हुआ, बिंजा घायल अवस्था में सोरठ के पास पहुंचा। सोरठ की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। उसने बिंजा को अपनी बाहों में समेट लिया। पूरा राजस्थान इस प्रेम कहानी और इस ऐतिहासिक युद्ध का गवाह बना। बिंजा और सोरठ का प्रेम और बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इस युद्ध ने राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को और भी उज्जवल कर दिया। यह साबित कर दिया
कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जब वीर राजपूत एकजुट हो जाते हैं तो वे किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हैं। और इस तरह सुल्तान यजीद खान की लालसा और क्रूरता राजस्थान के वीरों के आगे टिक न सकी। यह कहानी इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी सुनकर मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें इस तरह की दिलचस्प और मजेदार कहानी बनाने का मन होता है।